बीएनएस में क्या पढ़ रहे थे? डेफिनेशन क्लोज पढ़ रहे थे हम। बीएनएसएस में डेफिनेशन क्लोज पढ़ रहे थे। पहले डेफिनेशन हमने देखी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसमें ये कह रहा है हम किसी भी पर्पज के लिए अगर वीडियो वीडियो यानी कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस को यूज करते हैं, चाहे वो हम किसी को सीजर कर रहे हैं, अटैचमेंट कर रहे हैं, या कोई एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं पर भी यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कम्युनिकल डिवाइस के माध्यम से कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थी बेल। बेल का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को हम छोड़ देते हैं श्योरिटी लेकर के, ये होती है बेल। फिर उसके बाद में होता है कोग्निजेबल ऑफेंस, यानी बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस के लिए इसमें फर्स्ट शेड्यूल दी हुई है, कहां पर? सीआरपीसी। इसमें बीएनएसएस में क्या की हुई है? फर्स्ट शेड्यूल दी हुई है। खोलो पीछे, दी हुई है। इसमें 6 क्लोज है। ये जब मैं इंटरव्यू देने गया था एपीपी का, तो मेरे से पूछा था कि फर्स्ट शेड्यूल देखी है क्या आपने? मैंने कहा सर देखिए। कितने कॉलम है? तो इसमें 6 कॉलम है। पहले कॉलम में क्या दे रखा है कि जो बीएन किसके, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं वो दिए। दूसरे में दे रखा है वो ऑफेंस कि कौन सा ऑफेंस। तीसरा दे रखा है पनिशमेंट। चौथा दे रखा है कि ये कोग्निजेबल है कि नॉन कोग्निजेबल। कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल में क्या फर्क होता है कि केवल कोग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, नॉन कोग्निजेबल में एफआईआर रजिस्टर्ड। और कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है, और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकता। ये दो अंतर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा, तो ये जमानत इन्होंने कहा कि जिस सेक्शन को फर्स्ट शेड्यूल में क्या बनाया गया है, बेलेबल बनाया है, या किसी एनफोर्सेबल लॉ जो वर्तमान में चल रही है उसमें किसी बात को बेलेबल बनाया है, तो वो तो क्या हो गया? बेलेबल ऑफेंस। और उसके अलावा बाकी सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी जो ऑफेंस बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस। फिर इसके बाद में आ गया बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड समझ गए? यानी जो श्योरिटी होती है वो तो क्या हो गया? बेल बॉन्ड। यानी किसी व्यक्ति की कोई और गारंटी दे रहा है, तो ये तो हो गया क्या? बेल बॉन्ड। और खुद की गारंटी विदाउट श्योरिटी, इसको बोलते हैं हम क्या? बॉन्ड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है, उसको बोलते हैं चार्ज। ठीक। अब एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति है, उसकी हम ट्रायल करें कोर्ट में, तो ट्रायल से पहले उस आदमी को ये तो पता हो कि उसने अपराध क्या किया। ट्रायल किस बात की कर, इसलिए क्या किया जाता है, खुले कोर्ट में, ओपन कोर्ट में उस पर फॉर्मल एक्वाइजिशन किया जाता है। आगे बात सब, उसे बताया जाता है कि भाई साहब आपने चोरी की है, भाई साहब आपने लूट किया है, भाई साहब आपने चीटिंग की है, भाई साहब आपने ये काम किया है, तो या तो आप इस चार्ज को एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज फिर हम आपके ट्रायल करेंगे। आगे बात समझ में? तो चार्ज क्या होता है? फॉर्मल एक्वाइजिशन ऑफ, यानी फॉर्मल एक्वाइजिशन ऑफेंस, यानी औपचारिक दोषारोपण। औपचारिक दोषारोपण का मतलब होता है, फॉर्मल का मतलब खुले कोर्ट। अब एक बात बताओ कि जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी और मैं उसे उठाकर ले गया, क्या अपराध?
आउट। चोरी होगी, बिल्कुल सही बात। और आपकी गाड़ी घर के अंदर खड़ी है तो पहला ट्रेस पास और दूसरा थेफ्ट, दो हो गई। तो यानी चार्ज सिंगल हेड भी हो सकता है, अगर एक अपराध किया है तो सिंगल हेड, और एक से अधिक अपराध किए हैं तो वन एंड मोर हेड्स हो सकते हैं, है ना। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? ये चार्ज क्या है लिख लीजिए। कि चार्ज मीन्स फॉर्मल एक्वाइजेशन चार्ज मीन्स फॉर्मल एक्वाइजेशन, यानी आरोप का मतलब औपचारिक दोषारोपण होता है। आरोप से अभिप्रेत है औपचारिक दोषारोपण। फॉर्मल एक्वाइजेशन इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, includes any head of charge when the charge contains more head and than one। और इसके अंतर्गत आरोप के एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है। तो सेक्शन 2F में किसकी डेफिनेशन दी हुई है? चार्ज की डेफिनेशन। पहले पहली डेफिनेशन किसकी थी? पहली डेफिनेशन सीआरपीसी में बेलेबल की थी, और दूसरी डेफिनेशन चार्ज। यहाँ पर ऑडियो वीडियो, बेले बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड, ये 5 डेफिनेशंस और जोड़ थी। फिर नेक्स्ट जो 2C था वो क्या हो गया? 2Z हो गया, कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? देखो, दो वर्ड दे रखा है। एक तो दे रखा है इन्होंने क्या दे रखा? भाई एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके यहाँ चोरी की, ठीक? तो चोरी का अपराध है 303, 300 है BNS। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल में बिल कोग्निजेबल है कि नॉन कोग्निजेबल है? 303 दो। कोग्निजेबल है ना, चोरी है, FIR हो सकती है कि नहीं हो सकती? आगे बात समझ, मोटरसाइकिल चोरी हुई है तो 5,000 रुपए से कम किए, ज्यादा किए? समझ गए? फिर दूसरी बात करते हैं हम किसकी? कोग्निजेबल केस की। कि जैसे कई अपराध हुए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको रोका, थप्पड़ मारा और गाली गलौज की, ठीक? तो ये कहाँ है? 115, 126 रिकॉर्ड देख लीजिए। अब इसमें एक तो बेलेबल है, एक नॉन बेलेबल। तो ये बेलेबल माना जाएगा कि नॉन बेलेबल माना जाएगा?
तो जब पूरे मामलों में एक भी ऑफेंस कैसा है, बेलेबल, वो रिकॉग्निजेबल, तो फिर ये क्या हो गया, समझ गए। और कॉग्निजेबल ऑफेंस अपराध, यानी एक साथ कई अपराध हुए हैं, उन अपराधों में एक अपराध कैसा है, तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं, कॉग्निजेबल केस। और जहां ऑफेंस ऑलरेडी क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोनों समझ गए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस, इसका मतलब क्या है, इसमें सबसे पहले कि पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी होता है, वो क्या कर सकता है, वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है। और ये कहां दिया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल या एनफोर्सेबल लॉ के। आगे बात समझ में। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, और ये कॉग्निजेबल है कि नहीं है, ये कहां लिखा हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल या एनफोर्सेबल लॉ, है ना, टाइम बिंग फोर्स, है ना। तो देखिए इसमें जी में किसकी डेफिनेशन दे रखी है, cognizable offense means an offense or for which and cognizable case, दोनों समझ गए, means a case in which a police officer may, in according with the first schedule or under any other law, for the time being in force, arrest without warrant। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध जिसके लिए, और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला जिसमें कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय परत विधि के अनुसार क्या कर सकता है, वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोग्निजेबल ऑफेंस और कोग्निजेबल केस। समझ गए दोनों। फिर आता है नेक्स्ट, पहले ये किस में थी, 2D में थी, अब ये कहां पहुंच गई, 2H, सेक्शन 2H में कंप्लेंट। कंप्लेंट में क्या होता है कि जैसे आपके साथ कोई अपराध और आप कोर्ट में गए मजिस्ट्रेट के लिए, और आप चाहते हो कि कोर्ट उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या करे, कोई प्रोसीडिंग करे, कार्रवाई करे, किसके विरुद्ध, जिसने अपराध किया। जरूरी नहीं है आप उसको जानते हो, वो नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। तो यानी आप कहाँ कर रहे हो कंप्लेंट, कैसे होती है, ओरल भी हो सकती है और रिटर्न में भी हो सकती है, यानी आप मौखिक या लिखित रूप, क्या किया गया कथन कि किसी व्यक्ति ने इस दृष्टि से कि मजिस्ट्रेट क्या करे, कार्रवाई करे, कि किसी व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध किया है, चाहे वो ज्ञात हो अज्ञात, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं। कंप्लेंट कौन करता है, पर्सनल व्यक्ति। देखो समझो, दो तरीके से केस चलते हैं। जैसे मान लीजिए चोरी हुई, चोरी के बाद में आप थाने पे गए, आपने थाने पे क्या किया, एफआईआर रजिस्टर कर, ठीक। पुलिस वाले क्या करेंगे, इस एफआईआर में पुलिस वाले इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस वाले क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जैसे मान लो एक्स ने अपराध किया है, तो उसके विरुद्ध क्या करेंगे, कोर्ट में चार्जशीट पेश करेंगे। क्या करेंगे, इस चार्जशीट को क्या बोलते हैं, पुलिस, आगे बस। और जैसे मान लीजिए आपके खिलाफ मैंने मानहानि कर दी आपकी, और आप कोर्ट में जाए, और कोर्ट में जाकर के मेरे खिलाफ केस किया, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लेंट। आगे बात समझ। कंप्लेंट कौन से ऑफेंस की होती है,
कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल दोनों अपराधों की। और एफआईआर केवल कोग्निजेबल ऑफेंस की होती है। किसकी होती है? कोग्निजेबल ऑफेंस की होती है। आगे बात समझ। अब देखिए, सपोज करो मैंने ये कहा, जैसे मान लो मेरी और अंकित की कोई बात हो और मैंने अंकित के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। साहब अंकित ने मेरे को मारा पीटा और मेरे को साथ में गाली गलौज की। ठीक। तो पहला अपराध तो कौन सा हो गया? रोकने का, है ना। दूसरा अपराध कौन सा हो गया? पीटने का। और तीसरा अपराध किस चीज का हो गया? गाली गलौज का। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में यह अपराध कौन सा था? 341। और एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है कि नहीं हो सकती? कॉग्निजेबल केस है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, आप लोगों ने बयान दी, वो कहा सर गाली गलौज जरूर हुई थी, मारपीट। यानी एफआईआर किस में हुई थी? और फाइंडिंग क्या आ रही है? नॉन। अब इसकी जो रिपोर्ट आएगी ना, यानी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की जो रिपोर्ट आती है, इसको क्या माना जाता है? कंप्लेंट माना जाता है। और जो पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन किया है, रिपोर्ट पेश की है, उसे क्या माना जाता है? कंप्लेनेंट माना जाता है। कई बार आप पेपर देने जाते हो तो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी परिस्थिति होती है जिसमें पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाता है। तो कब होता है? कि जब एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के बाद में फाइंडिंग किस चीज की आई है? नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की आई है, तो उसे क्या माना जाएगा? कंप्लेंट। अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं। पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट कब होगी? जब रिपोर्ट किस चीज की आई है? फाइंडिंग नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। आगे बात समझ। अब देखिए, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन रिटर्न टू ए मजिस्ट्रेट। समझ गए? with a view to his taking action under this संहिता, that some person whether is known or unknown has committed an offense but don't include the। अब एक्सप्लेनेशन दिया है कि रिपोर्ट कब शामिल हो? ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant। समझ गए? तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट कब मानी जाएगी? जब वो किससे संबंधित है? नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। तो देखिए, परिवाद से इस संहिता के द्वारा के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा किए कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में किया गया कथन क्या है? अभिप्रेत। कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञातो या अज्ञातो अपराध किया, किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल कब होगी? जब मामले में अन्वेषण के पश्चात असंज्ञ अपराध किया जाना प्रकट होता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट क्या समझी जाएगी? परिवाद। और पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा रिपोर्ट की गई है वह क्या समझा जाएगा? परिवादी समझा जाएगा। समझ गए? फिर नेक्स्ट आता है
2i नई डेफिनेशन जोड़ी हुई है, कौन सी? 2i, ये है कम्युनिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो एक बात बताओ, आज हम बातचीत कर किस माध्यम से कर? भाई आप तो डायरेक्ट हो, बाकी तो जूम के माध्यम से मेरे से कनेक्ट है कि नहीं? मोबाइल से भी है, कोई कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप से भी हम एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, मेल से भी आते हैं, फेसबुक से भी आते हैं, मैसेंजर से भी आते हैं कि नहीं आते? तो ये सारे के सारे माध्यम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। समझ? जिसके माध्यम से हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे को, उसको क्या बोलते हैं? अब देखो सीआरपीसी है तो इसके पर्पज के लिए हो गई, चाहे सम्मन की सर्विस के लिए हो गई, एविडेंस के लिए हो गई, आगे बात समझ। तो देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस मींस द कम्युनिकेशन एनी रिटर्न, रिटर्न का मतलब मेल वगैरह होती है कि नहीं होती है, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिशन और ट्रांसफर, whether from a person to another, from any device to another, from a person to a device, from a device to a person, by means of electronic device including a telephone, mobile phone, other wireless telecommunication device, a computer, audio video player, camera, any other electronic device, electronic form as may be specified by notification by central government. इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से किसी डिवाइस जिसके अंतर्गत टेलीफोन, मोबाइल फोन, अन्य बेतार सूचना, कंप्यूटर या श्रवण दृश्य प्लेयर, कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट है, साधन के किसी लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना विपरीत, जिसे चाहे किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति को एक डिवाइस से किसी अन्य डिवाइस को या किसी व्यक्ति से किसी डिवाइस को या किसी अन्य डिवाइस से किसी व्यक्ति को पारिषित या अंतरित किया जाता है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है किस चीज की? हाईकोर्ट की। अगर स्टेट में है, भारत में कितने टोटल हाईकोर्ट? टोटल हाईकोर्ट, हाईकोर्ट कितना है? 25, 25 है। स्टेट कितने? यूनियन टेरिटरी 7 है कि नहीं? तो अब आप एक बात बताओ, 2 स्टेटों के एक हाई कोर्ट है कि नहीं है? जैसे राजस्थान का तो सिंगल है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के एक ही। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट 7 हाई कोर्टों के लगता था, 7 स्टेट का, वो सॉरी 7 स्टेट का एक ही कोर्ट था, कौन सा? और उसमें जज कितने थे? 2। अरे बात समझ में। तो इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का मतलब अगर स्टेट में अगर है तो वो हाई कोर्ट, से राजस्थान का हाई कोर्ट है ना, कि राज्य के संबंध में है तो उस राज्य का उच्च न्यायालय। ठीक। अब जैसे कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि 2 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर नागर हवेली, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, कहाँ लगते हैं इनके कोर्ट? एक का कलकत्ता में, एक का बॉम्बे में। तो उसका हाई कोर्ट कौन सा हो गया? वो जो हाई कोर्ट एक्सप्रेस किया हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र में जिसमें राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वहां वह उच्च न्यायालय। समझ गए? अन्य राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के दंडिका अपील का कौन सा, यानी सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके बाकी जो भी होगा, इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, in the relation to a union territory to which jurisdiction of the High Court for a state has been extended by law, the High Court.
In relation of any other union territory, the highest court of criminal appeal for territory other than the Supreme Court of India. फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है कौन सा, इंक्वायरी। आगे बात समझ में, नेक्स्ट डेफिनेशन किस चीज की है, इंक्वायरी। तो देखो जो पुलिस करती है उसको तो हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, और जो कोर्ट और मजिस्ट्रेट करता है उसको क्या बोलते हैं, इंक्वायरी। आगे बात समझ, मजिस्ट्रेट वो करता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, इंक्वायरी, और पुलिस करती है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन। यानी ट्रायल से भिन्न प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो संहिता के अधीन किसके द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। इंक्वायरी मीन्स अदर देन ट्रायल, यानी ट्रायल को छोड़ के बाकी काम किसके द्वारा किया जा रहा है, कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्ट अंडर दिस संहिता बाय ए मजिस्ट्रेट। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट के डेफिनेशन किसके दे रखी है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस ऑफिसर। आगे बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस क्या करती है और कोर्ट क्या करता है, दोनों में समझ में आ गया। Investigation include hours of the proceeding under this Sanhita for the collection of evidence conducted by a police officer or any person other than magistrate, which authorized by magistrate in his behalf. Where any of the provision of a special act are inconsistent with the provision of this Sanhita, the provision of the special act shall be prevail. एक बात बताओ, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस कौन डील करता है, कौन करता है, ईडी वाले करते हैं कि नहीं करते, और एकमात्र जुडिक्शन किसके पास है, और देश की सुरक्षा का है, बम दिल्ली में फटा, इंक्वायरी कौन कर रहा है, एनआई। जिन्हें स्पेशल एक्ट में अगर किसी ने संस्था बना रखी है तो इन्वेस्टिगेशन वो करेगा, अदरवाइज पुलिस करती है ना। अन्वेषण के अंतर्गत सब कार्रवाई जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी या किसी व्यक्ति या मजिस्ट्रेट द्वारा जो इस नियमित प्राधिकरण साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए। स्पष्टीकरण, जहां किसी विशेष अधिनियम के उपबंधों में इस संहिता के उपबंधों से असंगत है वहां विशेष अधिनियम के उपबंध क्या होंगे, सुपरसीड करेंगे। समझ गए। फिर आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। It includes any proceeding in the courts which evidence is or may be legally taken on, यानी जहां पर भी शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है वो प्रोसीडिंग क्या होती है, लीगल प्रोसीडिंग होती है। शपथ क्या होती है, देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है एफिडेविट जिसको हम बोलते हैं क्या, शपथ पत्र, एफिडेविट को क्या बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, ओथ। और ओथ का मतलब शपथ। तो एफिडेविट तो हम कहाँ से लेते हैं, नोटरी से करवाते हैं कि नहीं करवाते, और ओथ का मतलब होता है हम कोर्ट में जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि मैं ईश्वर को प्रतिज्ञात करके कहता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, इसको बोलते हैं ओथ। और ये कहाँ ली जाती है, कोर्ट के समक्ष ली जाती है। तो यानी जो व्यक्ति ये कह करके कि जो मैं कहूंगा सच के सिवाय नहीं कहूंगा, उन सारी प्रोसीडिंग्स को क्या माना है, जुडिशियल प्रोसीडिंग माना, एफिडेविट पे नहीं, ऑन ओथ। यानी जो व्यक्ति ये कह करके कोर्ट में कहते नहीं क्या, पहले तो क्या करते थे, गीता पे हाथ रखते थे, बाइबल पे, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झूठ बोलने वालों के चक्कर में इन होली बुक्स की बदनाम क्यों करवा रहे हो, नहीं, इसलिए हो गया इनको तो छोड़ो और इनसे ये कहो ईश्वर को। ईश्वर का मतलब जिसमें ईश्वर दिखे उसकी सौगन का
कि मैं ईश्वर को प्रतिज्ञात करके ये कहता हूं कि मैं जो कहूंगा, तो जहां हम ये बात कह करके कोर्ट में हम हमारा कुछ भी बात कर रहे हैं, उस प्रोसीडिंग को क्या कहते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग। समझ गए? फिर इसके बाद में दे रखा है क्या? लोकल जुडिक्शन। अब एक बात बताऊं, जैसे मान लो जयपुर, जयपुर का लोकल जुडिक्शन क्या है कि यहाँ कोर्ट बने हुए, ठीक, और कोर्टों को जो थानों का क्षेत्र है उससे जुडिक्शन दे रखा है। जैसे मेरी पोस्टिंग है एसीजीएम 2 नंबर में। कहाँ है? एसीजीएम नंबर गांधीनगर थाना मेरे जुडिक्शन में आता है। इस कोर्ट के जुडिक्शन में कौन सा आता है? फिर उसके बाद 3 नंबर कोर्ट है एसीजीएम 3, उसमें मोती डूंगरी थाना और आदर्श नगर थाना आता है। 4 में जाओ तो सिपरापत थाना आता है। अरे ये बात समझ। तो इस प्रकार से जुडिक्शन कोर्ट में तय होता है। तो जो कोर्ट अपना जुडिक्शन यूज करता है उसको क्या बोलते हैं? लोकल जुडिक्शन। तो आज क्या वार है? कोर्ट खुला है, तो कोर्ट किसका जुडिक्शन यूज करेगा? कल क्या है? शुक्रवार। कल भी कोर्ट सारे खुलेंगे। परसों छुट्टी है, कितना कोर्ट खुलेगा? एक। वो रिमांड कोर्ट होता है, पूरे जिले की केस वो ही सुनाएगा। तो जब कोर्ट खुलता है तब तो रेगुलर कोर्ट, अदरवाइज पूरे जिले का जुडिक्शन एक कोर्ट में हो सकता है। इसको बोलते हैं हम क्या? रिमांड कोर्ट और लोकल जुडिक्शन। समझ गए? लोकल जुडिक्शन का मतलब कि जिसको में अपना पावर यूज करेगा, और वो अपना पावर किस में? पूरे जिले में भी यूज कर सकता है। समझ गए? जिस दिन रिमांड कोर्ट होती है, एक कोर्ट होती है पूरे जिले के, उसी में आते हैं मामले। ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, लोकल जुडिक्शन in relation to a court or magistrate means local area which in which the court or magistrate may exercise all any of its or his power under the Sanhita, and such local area may comprise the whole of the state, any part of the state, as the state government may or by notification specify. कि किसी भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वे स्थानीय क्षेत्र है जिसके भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। ये तो उस दिन हो गया जब कोर्ट खुल रहा है। और स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा क्या करे, वे निर्दिष्ट करे। समझ गए? फिर आता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होगा? जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार। Non-cognizable offense means offense for which a non-cognizable case means case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब गजट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मीन्स, ठीक, सेक्शन फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा कि जनजाति क्षेत्रों पर क्या नहीं होता, बीएनएसएस के प्रावधान लागू होंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन लागू कर सकती है ना? तो ये नोटिफिकेशन का मतलब गजट नोटिफिकेशन। ये नहीं है कि कोई वैसे निकाल दी, गजट में नोटिफाइड करना जरूरी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस क्या है? ये कोई बात पनिशेबल बाय बाय लॉ है, तो वो क्या है?
जैसे मान लो एक्स व्यक्ति का मन कर रहा है सुसाइड कर, और ये आदमी 5 मंजिल पे चढ़ा और कूद गया, गिर गया, लेकिन बड़ा ढीठ था, टूट गया लेकिन मरा नहीं। क्या अपराध? नहीं समझे? 300 में, लेकिन वो आईपीसी में था, आईपीसी हट गई, अब कोई अपराध नहीं। अब तो 226 बनाई है, उसमें क्या कह रहा है कि धमकी देता है ना कि मैं टंकी से कूद जाऊंगा, रिजल्ट निकालो। आए बात समझ में? उसको ऑफेंस, तो कहने का मतलब पहले ये पनिशेबल था इसलिए ऑफेंस था, आज पनिशेबल नहीं है तो यानी कोई भी बात जो पहले एडल्ट्री वो थी, थोड़ी थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, एडल्ट्री थी, ऑफेंस थी, अब ऑफेंस नहीं। तो जो चीज पनिशेबल होगी वही चीज क्या होगा, offense। यानी कोई भी कार्य और लोग जो विधि ने क्या बना दिया, पनिशेबल दंडनीय बना दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? अगर कोई बात के लिए दंड का प्रावधान नहीं है तो वो बात अपराध, सामाजिक रूप से या नैतिक रूप से कितना भी गलत, वो बात अपराध। अब देखिए कहाँ थे हम, ऑफेंस। Offense means act or omission made punishable by any law for the time being in force and include any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। तो देखिए वो एक्ट और ओमिशन तो किसके विरुद्ध है, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर पशुओं के विरुद्ध कोई काम करते हो जो जिसके लिए क्या किया जा सकता है, कंप्लेंट की जा सकती है, वो बात भी क्या है, अपराध। कि अपराध से ऐसा कोई कार्य या लोप विपरीत विधि द्वारा दंडनीय, इसके अंतर्गत ऐसा कार्य आता है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, परिवाद किया जा सकता है। अब समझ रहे एक बात को, देखो हमारे यहाँ पर जो, देखो दो क्षेत्रों में बांट रखा है, एक कमिश्नर्ड क्षेत्र और एक अदर देन कमिश्नर सामान्य। जैसे हम बात करें जयपुर की बात करें, तो जयपुर के अंतर्गत जो सबसे बड़ा है वो है कौन, पीसी, पुलिस कमिश्नर। जयपुर में जो सबसे बड़ा है वो कौन है, पुलिस कमिश्नर। फिर इन पुलिस कमिश्नर के बाद में 4 भागों में बांटा है, और वहां पर सॉरी सीपी है ना, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये हो गए डीसीपी, कितने, 4। ये सारे एसपी हैं, है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इन डीसीपी को बाद में हो गया एडिशनल डीसीपी, और फिर उसके बाद में हो गया एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद में होता है सीआई, सर्किल ऑफिसर। फिर होता है एसआई, सब इंस्पेक्टर। फिर होता है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और फिर होता है हेड कांस्टेबल, और फिर होता है फुल कांस्टेबल। ठीक। अदर इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी जिलों में सीपी तो होता ही नहीं, क्या होता है, एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाई,
एसपी, सीआई, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, और ये पोस्ट किसकी? पुलिस की। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, कमिश्नरेट हो, सीआई को क्या बनाया जाता है? अब ऐसे 24 घंटे थाने रहेगा क्या? 24 घंटे ड्यूटी करेगा क्या? अगर एसएचओ है तो थाने का एसएचओ किससे माना जाएगा? एसएचओ को। अगर एसएचओ नहीं है तो, और एसआई भी नहीं है तो, और एएसआई भी नहीं है तो, और हेड कांस्टेबल नहीं है तो, कांस्टेबल को एसएचओ नहीं होता। यानी एसएचओ से नीचे, सीआई से नीचे, लेकिन कांस्टेबल से ऊपर होगा, उसे ही क्या माना जाएगा? एसएचओ, है ना? सुप्रिटेंडेंट ऑफ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। समझ गए? ऑफिसर ऑफ द इंचार्ज इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट। अगर है तब तो वही होगा। इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन और अनेबल फॉर द इलनेस अदर कॉज ऑफ द परफॉर्म इज ड्यूटी, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट इन द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन द रैंक टू सच ऑफिसर इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। कितने? उससे नीचे और कांस्टेबल से ऊपर के। when the state government so direct any other police officer so present। पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी थाने में अनुपस्थित और बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ, तब थाने में उपस्थित और पुलिस अधिकारी और ऐसे अधिकारी से ठंग पंक्ति से ठीक नीचे कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर जब सरकार ऐसा निर्देश दे तब उस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल। फिर इन्होंने कहा प्लेस के अंतर्गत हाउस, बिल्डिंग, टेंट, विजुअल और विजुअल, यानी गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी किसमें? प्लेस वर्ड में। यानी जहां जहां सीआरपीसी में क्या आएगा? प्लेस वर्ड आएगा, उसका मतलब। फिर पुलिस रिपोर्ट का मतलब कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करती है? चार्जशीट पेश करती है। कहां पर? कोर्ट में। कौन से सेक्शन में? 193 के 3 में। इसको क्या बोलते हैं? पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। आगे फिर उसके बाद में पुलिस स्टेशन, जिस क्षेत्र को क्या कर दिया है? पुलिस क्षेत्र स्टेशन घोषित कर दिया है, वो क्षेत्र क्या हो गया? पुलिस स्टेशन। फिर उसके बाद में आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? वही देखो। चलो बाकी फिर कल डिस्कस करते हैं इसको, है ना?